पाकिस्तान को उसी के अंदाज में करारा जवाब दिया। सुरक्षा बल ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के अलग अलग इलाकों में जवाबी कार्रवाई की, जिनमें वहां की नीलम घाटी भी शामिल है, जिसका एक वीडियो भी सामने आया। इस वीडियो में घने पेड़ों के बीच से भारतीय जवानों के बम बरसाने के बाद धुआं उठता दिखाई दिया। इस कार्रवाई के दौरान पीओके में बम गिरने के साथ गोलियां चलने की भी आवाज सुनाई दी। खबर है कि भारतीय जवानों की इस कार्रवाई में पाकिस्तान की कुछ चौकियां भी तबाह हो गईं। भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई हुई है, उसमें पाकिस्तान को काफी नुकसान हुआ है। 5 उनके सैनिक मारे गए हैं। एक दिन पहले पाकिस्तान ने राजौरी के मंजाकोट इलाके में सीज फायर को तोड़ा था और इसी दौरान भारत का एक जवान शहीद हो गया था, जिसकी शहादत का बदला भारतीय सेना ने भी पाकिस्तान से ले लिया। न्यूज 18 को मिली जानकारी के मुताबिक सुरक्षा बल के जवानों ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के भिम्मेर में 2 पोस्ट को तबाह कर दिया। साथ ही भारतीय सेना ने पाकिस्तान को करारा जवाब देते हुए उसके 5 जवानों को भी ढेर कर दिया। बताया गया कि इस जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के कई जवान बुरी तरह जख्मी भी हो गए। बीते कई दिन से पाकिस्तान की सेना बालाकोट, पूंछ के मेडर सेक्टर, राजौरी के तारकुंडी सेक्टर और मनकोट इलाके में लगातार फायरिंग कर रही थी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने फिर से लॉकडाउन लगाने का संकेत दिया। अकेले महाराष्ट्र में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा 1 लाख के करीब पहुंच चुका है, जिसके बाद सरकार लॉकडाउन में लोगों को मिली छूट वापस लेने पर विचार कर रही है, जिसका जिक्र महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने अपने एक ट्वीट में किया। उद्धव के ट्वीट का मतलब यह था कि अगर लॉकडाउन में मिली छूट से हालात बिगड़ने लगे तो सरकार लॉकडाउन फिर से लगाने पर मजबूर हो जाएगी। माना यह भी जा रहा है कि सरकार की सोच बदलने की वजह मुंबई के बाजारों का हाल है। अकेले मुंबई में 50,000 से ज्यादा कोरोना मरीज मिल चुके हैं, लेकिन लोग अब भी लापरवाह दिख रहे हैं। भायखला की सब्जी मंडी में जब न्यूज 18 की टीम पहुंची तो न तो हर चेहरे पर मास्क दिखा और न ही लोगों के बीच जरूरी दूरी दिखी। मार्केट भले ही खाली हो, लेकिन उसके बावजूद लोग डिस्टेंस मेंटेन नहीं कर रहे हैं। सब्जी मंडी में पहुंचे कुछ लोग तो इस पर बात तक करने को तैयार नहीं हुए। नहीं कुछ बोलना है बाबू, नहीं कुछ बोलना है, नहीं कुछ बोलना है तो क्या करेगा? थैली में देना बेटा, वैसे ही परेशान है, मत बोलो। लेकिन मुख्यमंत्री के ट्वीट ने बीजेपी को हमले का मौका दे दिया। बीजेपी ने महाराष्ट्र की 3 दलों की सरकार को कंफ्यूज्ड सरकार बताया और बिना तैयारी के लॉकडाउन खोलने का आरोप लगाया। जो मुंबई शहर में अलग अलग दुकानें हैं, उनका अलग अलग समय रखते हैं। पूरा प्रॉपर तरीके से इस बात का यदि सरकार नियोजन करती तो आज सरकार पर यह विफलता का समय नहीं आता। कोरोना संकट के बीच दिल्ली के दरियागंज में मौजूद कस्तूरबा गांधी अस्पताल में काम कर रहे डॉक्टरों ने 3 महीने से उन्हें वेतन नहीं देने का आरोप लगाया। इन डॉक्टरों ने अस्पताल प्रशासन को चेतावनी दी कि अगर उन्हें 16 जून तक वेतन नहीं मिला तो वो एक साथ इस्तीफा दे देंगे। और यही वजह रही कि ये डॉक्टर अपना काम छोड़कर नाराजगी जताने के लिए अस्पताल के बाहर आकर खड़े हो गए। आखिरी सैलरी हमारी फरवरी की आई थी, तब तो लॉकडाउन कुछ नहीं था। तनख्वाह नहीं दोगे तो क्या वॉरियर लड़ेंगे हम, कैसे लड़ेंगे ऐसे? डॉक्टरों के विरोध के बाद अस्पताल प्रशासन ने भरोसा दिया कि डॉक्टरों की इस समस्या को जल्द दूर किया जाएगा। कमिश्नर सर से बात हो गई, अभी हम मीटिंग से आ रहे हैं, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। हंगामा बढ़ते ही नगर निगम के अधिकारी भी सामने आए और वेतन से जुड़े इस मामले को जल्द सुलझाने का भरोसा दिया। जो नगर निगम का अपना रेवेन्यू है उसमें 0 हो गया है, उनकी सैलरी समय पे मिले, उसके लिए हम लगातार प्रयासरत हैं। आने वाले सप्ताह में उनके वेतन की व्यवस्था कर दी जाएगी। चीन के दक्षिणी इलाके में आई बाढ़ से 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, जबकि हजारों लोग बेघर हो गए। इन इलाकों में भारी बारिश के बाद सभी नदियों में उफान आ गया, जिसकी वजह से नदी के किनारे बना एक मकान देखते ही देखते नदी में समा गया। सड़कें पानी में डूब गईं तो लोगों के घरों में भी बाढ़ का पानी घुस गया। इसी बाढ़ में एक बस गड्ढे में फंसकर पलट गई। कुछ लोग काम चलाऊ नाव के सहारे सुरक्षित जगहों पर जाते दिखाई दिए। इसके अलावा राहत और बचाव की कई टीमें लगातार लोगों को बचाने के काम में जुटी रहीं। जिन घरों तक बचाव दल की टीमें नावों से पहुंच गईं, वहां लोगों को निकालने में उन्हें ज्यादा परेशानी नहीं हुई। लेकिन कई इलाके ऐसे थे जहां नाव नहीं पहुंच सकी, तो वहां रस्सियों के सहारे लोगों को बाहर निकालकर सुरक्षित जगहों तक पहुंचाया गया। We have been trapped for many days. I am thankful for the police officers to help us relocate. बाढ़ का पानी एक स्कूल में भी भर गया, जिसके बाद बच्चे भी राहत और बचाव टीम की मदद करते नजर आए। खबर है कि इस बाढ़ का 25 लाख से ज्यादा लोगों पर असर पड़ा है। अनलॉक 1 में धार्मिक स्थान खोलने की इजाजत मिलने के बाद मस्जिदों में अल्कोहल वाले सैनिटाइजर के इस्तेमाल पर बवाल शुरू हो गया। यूपी के बरेली में तो दरगाह आला हजरत से इसके खिलाफ फतवा भी जारी कर दिया गया, जिसमें हिदायत दी गई कि कोई भी शख्स अगर मस्जिद या दरगाह पर अल्कोहल वाला सैनिटाइजर लगाकर आएगा
तो धर्मस्थल नापाक हो जाएगा। दलील ये दी गई कि अल्कोहल को इस्लाम में हराम बताया गया है। सैनिटाइजर आजकल जितने भी मार्केट में अवेलेबल हैं वो सारे के सारे अल्कोहल से निर्मित हैं, शराब से बनाए गए हैं और शराब इस्लाम में पूरी तरह बैन है। इसका मुस्लिम समुदाय के कुछ और धर्मगुरुओं ने समर्थन किया और बताया कि अल्कोहल वाले सैनिटाइजर के बजाय मस्जिद और दरगाहों पर साफ सफाई के लिए दूसरी चीजों का इस्तेमाल करने में कोई हर्ज नहीं है। अल्कोहल का इस्तेमाल दुरुस्त नहीं है, नाजायज़ है। उनको छोड़ के बाकी और चीज़ों से सफाई सुथराई का एहतमाम किया जा रहा है। वहीं सैनिटाइजर के खिलाफ जारी फतवे पर यूपी के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मोहसिन रजा भड़क गए। उन्होंने इसे बेतुका और नासमझी भरा करार दिया। सारी दवाओं सारी मेडिसिन में होता है और अगर जान बचाने के लिए आपको कहीं अल्कोहल भी लेना पड़ जाए तो वो भी लेना पड़ेगी। तो ये कौन सा इस्लाम, कौन सा दीन पढ़ चुके हैं, कौन सा दीन जानते हैं, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। पटना में लालू यादव के जन्मदिन के मौके पर आरजेडी कार्यकर्ताओं ने लोगों को खाने के पैकेट बांटे, जिनके लिए वहां मारामारी हो गई। लालू यादव के 73वें जन्मदिन पर पटना के आरजेडी दफ्तर में यह कार्यक्रम हुआ, जिसमें वहां मौजूद आरजेडी कार्यकर्ताओं ने सबसे पहले एक पोस्टर लगी लालू यादव की तस्वीर की आरती उतारी और उन्हें जन्मदिन की बधाई दी। इसके बाद वहां पहुंचे लोगों को खाने के पैकेट बांटने का काम शुरू किया गया, लेकिन खाने के पैकेट देखते ही लोग उनकी तरफ टूट पड़े। एक कार्यकर्ता एक पेटी से एक एक कर सबको खाने का पैकेट दे रहा था, लेकिन कुछ लोगों ने पेटी पर हाथ मारना शुरू कर दिया। लोगों को बेकाबू होता देख उस आदमी ने पेटी उठा ली और भीड़ को वहां से हटाने की कोशिश की गई। लोग काफी देर से खाने का इंतजार कर रहे थे, इसलिए वो वहां से नहीं हटे। फिर अचानक ही सब लोग उस आदमी की तरफ बढ़ने लगे जिसके हाथ में खाने के पैकेटों से भरी पेटी थी। लोगों की भीड़ को देख उसने पेटी जमीन पर रख दी और फिर जिसके हाथ जितने पैकेट लगे वो उन्हें लेकर चलता बना। आरजेडी दफ्तर में खाने के लिए ये मारामारी काफी देर तक चलती रही। गरीब गुरबाओं के नेता है लालू जी, हमारा वोटर जो है झुग्गी झोपड़ी में है, वही उन्हीं के लोगों के बीच में आकर उनका जन्मदिन मना है। खाने के लिए मारामारी के बीच किसी को भी सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं रहा। साथ ही पूरे कार्यक्रम में न तो आरजेडी का कोई कार्यकर्ता मास्क लगाए नजर आया और न ही भीड़ में शामिल लोगों के चेहरों पर मास्क दिखा। राजस्थान के भीलवाड़ा में पुलिस वालों से मारपीट के आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस वालों के साथ हुई मारपीट का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें 2 पुलिस वालों के साथ एक लड़का हाथापाई करता हुआ दिखाई दिया। इससे पहले आरोपी ने सड़क पर लगे बैरिकेड को मोटरसाइकिल से टक्कर मारते हुए वहां से हटा दिया। बाइक सवार की इस हरकत को देखकर ड्यूटी पर तैनात ट्रैफिक पुलिस का एक कांस्टेबल दौड़ता हुआ उसके पीछे पहुंचा और उसकी पीठ पर लात मार दी। इसके बाद आरोपी मोटरसाइकिल से उतरकर पुलिस वाले से भिड़ गया। अपने साथी की मदद करने के लिए वहां एक और पुलिस वाला पहुंच गया और फिर दोनों ने मिलकर उसे पकड़ लिया। इसके बाद लात घूंसों से आरोपी की पिटाई की गई। मारपीट के दौरान आरोपी ने भी एक पुलिस वाले की वर्दी फाड़ दी। मारपीट की जानकारी मिलते ही कुछ और पुलिस वाले वहां पहुंचे और आरोपी लड़के को पकड़ लिया। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में दक्षिणेश्वर काली मंदिर खोलने से पहले प्रशासन ने पूरी तैयारी की। कोरोना वायरस की वजह से पिछले 2 महीने से बंद इस मंदिर को 13 जून को खोलने की तैयारी है, जिससे पहले वहां सुरक्षा के सभी जरूरी उपाय किए गए ताकि लोगों को कोरोना के खतरे से बचाया जा सके। मंदिर में जाने से पहले लोगों को एक खास केबिन से गुजरना होगा, जहां उन्हें सैनिटाइज किया जाएगा। लोगों के बीच दूरी बनी रहे, इसके लिए जगह जगह निशान बनाए गए जिन पर खड़े होकर लोगों को पूजा करने के लिए अपनी बारी का इंतजार करना होगा। इसके अलावा वहां आने वाले सभी लोगों के तापमान की भी जांच की जाएगी। भीड़ जो है एक जगह इकट्ठी नहीं हो, उसके लिए व्यवस्था की गई है। जो मेन जो गर्भगृह है वहां पर किसी को भी जाने की अनुमति नहीं है, बाहर से ही दर्शन होगा। बताया गया कि मंदिर में हर वक्त डॉक्टरों की एक टीम होगी जो कोरोना के लक्षण मिलने पर मरीजों की जांच करेगी। इस बीमारी के खतरे को देखते हुए किसी को भी फूल चढ़ाने या मंदिर में बैठकर ध्यान लगाने की इजाजत नहीं होगी। मंदिर में दर्शन करने के लिए समय भी तय होगा और भीड़ कम करने के लिए आसपास की दुकानें एक दिन खुलेंगी तो एक दिन बंद रहेंगी। यूरोप के देश कोसोवो में लॉकडाउन में शर्तों के साथ रियायत मिलने के बाद बड़े बच्चों के स्कूल दोबारा खोल दिए गए। वहां पर कोरोना के मरीजों की तादाद कम होने के बाद सरकार ने स्कूलों को फिर से खोलने का फैसला लिया, जिसकी तस्वीरें राजधानी प्रिस्टीना के एक स्कूल से आईं, जहां बच्चे एक बार फिर अपने स्कूल पहुंचे। हालांकि हालात सुधरने के बाद भी वो सावधानी बरतते दिखे। क्लासरूम में दाखिल होने से पहले बच्चों को सैनिटाइज करने वाले एक टनल से होकर ले जाया गया ताकि कोरोना के खतरे से बचा जा सके। इतना ही नहीं, क्लासरूम के अंदर सभी छात्र अपने चेहरों को फेस शील्ड से ढके नजर आए।
इसके अलावा छात्र आपस में दूरी बनाए रखें, इसके लिए भी इंतजाम किए गए। एक बेंच पर सिर्फ एक छात्र को ही बैठाया गया। भारत के साथ दुनिया भर में तबाही मचा रहे कोरोना वायरस ने अब यूपी के सीएम हेल्पलाइन नंबर के दफ्तर में भी अपनी दस्तक दे दी। जानकारी के मुताबिक लखनऊ में सीएम हेल्पलाइन नंबर के दफ्तर में काम करने वाले 9 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिसके बाद इन कर्मचारियों को इलाज के लिए अस्पताल भिजवा दिया गया। साथ ही पूरे दफ्तर को सैनिटाइज करने का काम तेज कर दिया गया। इसके अलावा इन कर्मचारियों के संपर्क में आने वाले लोगों की भी तलाश शुरू कर दी गई। दिल्ली एनसीआर में एक दिन पहले तेज बारिश के साथ आई आंधी की वजह से कई इलाकों में भारी नुकसान हुआ। दिल्ली के बुराड़ी इलाके में तो तेज हवाओं की वजह से एक मकान की दीवार टूटकर दूसरे मकान की छत पर जा गिरी, जिससे उस मकान की छत भी टूट गई और उसके मलबे में दबने से एक लड़के की मौत हो गई। बताया गया कि हादसे के वक्त घर के ज्यादातर लोग अंदर ही मौजूद थे, इसलिए वो भी छत के मलबे में दबने से घायल हो गए। घर के अंदर टूटी हुई छत का मलबा बिखरा हुआ नजर आया और घर का एक सदस्य मलबे से अपना सामान निकालने की कोशिश करता दिखा। हादसे का शिकार हुए परिवार ने अपने पड़ोसियों पर आरोप लगाया कि उन्होंने अवैध तरीके से कच्ची दीवार खड़ी की थी, जो आंधी में टूटकर उनकी छत पर गिर गई। मैंने कई बार इनसे शिकायत लगाई थी कि इसको आप सही कराइए, मगर ये कहते थे कि हाँ अभी नहीं कराएंगे, हम नहीं कराएंगे। इन्होंने कभी सुना ही नहीं। बुराड़ी के अलावा दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में भी तेज हवाओं की वजह से सड़क किनारे लगाए गए सोलर पैनल उखड़ गए। साथ ही सड़क किनारे लगे कई पेड़ भी आंधी की वजह से टूटकर गिर गए। लेकिन उस वक्त दिल्ली की सड़कों पर ट्रैफिक ज्यादा नहीं था, इसलिए बड़ा नुकसान होने से टल गया। दिल्ली के पास यूपी के नोएडा में भी एक दिन पहले बारिश के साथ चली तेज हवाओं ने काफी नुकसान पहुंचाया और कई पेड़ों को जड़ से उखाड़ दिया, तो कुछ की टहनियां टूटकर सड़कों पर बिखर गईं। सड़कों पर गिरे पेड़ों की वजह से गाड़ी चलाने वालों को भी थोड़ी बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा। काफ़ी ज़्यादा जो है पेड़ वो है टूट के गिरे हैं। इसके साथ साथ बड़े बड़े खंभे भी टूटकर सड़क पर गिराए हैं। दिल्ली और नोएडा को जोड़ने वाले डीएनडी फ्लाईवे पर भी आंधी में बड़ी होर्डिंग टूटकर गिर गई थी, जिसे दूसरे दिन सड़क के बीच से हटाकर किनारे कर दिया गया। कल बीते शाम को जिस तरीके से आंधी आई थी, तेज आंधी, उसके बाद से यहाँ किस तरीके से नुकसान हुआ है। बड़ा होर्डिंग जो कि यहाँ पर डीएनडी पर साइड में लगाया गया था, ये होर्डिंग टूटकर नीचे गिर गया है। मध्य प्रदेश के शाजापुर में पैसे निकालने के लिए बैंक पहुंचे लोगों ने कोरोना के खतरे से बचने के लिए बने नियमों का पालन नहीं किया। इनमें ज्यादातर लोग केंद्र सरकार की तरफ से जनधन खातों में आए रुपयों को निकालने के लिए बैंक पहुंचे, जिसकी वजह से बैंक के बाहर काफी भीड़ जमा हो गई। बैंक के मेन गेट से काफी दूर तक लोगों की लाइन लग गई। ऐसे में खाते से पैसे निकालने के इंतजार में घंटों से लाइन में खड़े इन लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान नहीं रखा और सारे नियम कायदे भूलकर एक दूसरे के बेहद करीब खड़े दिखाई दिए। इनमें बच्चों से लेकर बुजुर्ग और महिलाएं भी दिखी। और तो और लाइन में लगे ज्यादातर लोग न तो मुंह को मास्क से ढके नजर आए और न ही कपड़े से। तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा। बैंक ऑफ इंडिया का एक परिसर है, बैंक है ये, और आप देख सकते हैं इतनी भीड़ मौजूद है जैसे यहाँ पर कोई सार्वजनिक कार्यक्रम चल रहा है। कुछ महिलाएं और बुजुर्ग अपनी बारी के इंतजार में बैंक के बाहर बैठे भी नजर आए। बेपरवाह भीड़ को देखकर बैंक वालों ने भी प्रशासन से मदद की गुहार लगाई। हम ये चाहेंगे कि प्रशासन भी हमारा थोड़ा सहयोग करे, क्योंकि हमको भी रिस्क है, खतरा तो है, हमारे लिए भी खतरा है, प्लस पब्लिक के लिए भी खतरा है। इटली के मिलान में वेतन बढ़ाने और जरूरी सुरक्षा उपकरणों की मांग करते हुए अस्पताल के कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। वहां कोरोना से अब तक 34,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 2,35,000 से ज्यादा लोग अब तक इस महामारी की चपेट में आ चुके हैं। और ये आंकड़ा रोजाना बढ़ता ही जा रहा है, जिसके बाद कई स्वास्थ्य कर्मचारियों ने वेतन बढ़ाने समेत कई मांगों पर कोरोना से बचाव के लिए पूरे शरीर को ढकने वाली पीपीई किट पहनकर प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर की। प्रदर्शन कर रहे कुछ कर्मचारी झंडे लहराते दिखे, जबकि कुछ कर्मचारी अपने हाथों में पोस्टर लिए दिखाई दिए। प्रदर्शन के दौरान कुछ लोगों ने मुंह से एम्बुलेंस के सायरन जैसी आवाज भी निकाली। स्वास्थ्य कर्मियों ने कोरोना मरीजों के इलाज के दौरान अपने साथियों की हुई मौत पर दुख जताया और उन्हें श्रद्धांजलि भी दी। नीट यानी नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट की परीक्षा में तमिलनाडु के ओबीसी यानी पिछड़ी जातियों के छात्र छात्राओं को 50% आरक्षण देने की मांग से जुड़ी याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने लौटा दिया। नीट पास करने वाले छात्र छात्राओं को ही मेडिकल कॉलेजों में दाखिला मिलता है, इसलिए एआईएडीएमके, डीएमके, सीपीआई समेत तमिलनाडु के कई राजनीतिक दलों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिसमें मांग की गई थी कि नीट में तमिलनाडु के लिए ओबीसी वर्ग का आरक्षण 50% किया जाना चाहिए, क्योंकि तमिलनाडु में 1980 से ही ओबीसी यानी पिछड़ी जातियों को 50% आरक्षण मिला हुआ है, जबकि नीट में केंद्र सरकार के नियमों के तहत पिछड़ी जातियों को सिर्फ 27% ही आरक्षण मिलता है और इसमें राज्यों का अलग से कोई कोटा नहीं।
इस पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि आरक्षण मौलिक अधिकारों में शामिल नहीं है, इसलिए सीधे सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल नहीं की जा सकती। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को हाई कोर्ट जाने का निर्देश देते हुए उनकी याचिका लौटा दी। राजस्थान के अजमेर में पुरानी रंजिश की वजह से दो पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। देर रात हुई इस मारपीट का वीडियो भी वायरल हो गया, जिसमें एक पक्ष के कुछ लोग दूसरे पक्ष पर पत्थर बरसाते हुए नजर आए। इन लोगों में बड़ों के साथ साथ बच्चे और महिलाएं भी शामिल थी। रात के अंधेरे में ये सभी लोग बिना रुके दूसरे पक्ष पर पत्थर बरसाते रहे। एक महिला तो सड़क किनारे पड़े पत्थर उठाकर फेंकती हुई दिखाई दी, जबकि बच्चे भी पीछे नहीं रहे और लगातार हंगामा करते रहे। हालांकि मारपीट की जानकारी मिलते ही पुलिस ने भी कार्रवाई करते हुए दोनों पक्षों के 11 लोगों को गिरफ्तार कर लिया और आरोपियों पर सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया। हमने मौके पर उनमें से लगभग 11 आदमियों को हमने डिटेन किया और उनको 151 में अरेस्ट किया। अभी उनके प्रकरण पंजीबद्ध हो रहे हैं, जिसके बाद कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस मारपीट में दोनों पक्षों के कुछ लोग घायल भी हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने चीन के शेल्टर होम में चेन्नई के शेल्टर होम में 35 बच्चों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने की एक अखबार में छपी खबर पर तमिलनाडु सरकार को नोटिस जारी किया। अदालत ने इसे गंभीर मामला बताते हुए चिंता जताई और शेल्टर होम में बच्चों को कोरोना होने की खबर पर तमिलनाडु सरकार से 3 दिन के अंदर जवाब मांगा। इस मामले में एक अखबार में खबर छपी थी कि सबसे पहले शेल्टर होम के वार्डन को कोरोना हुआ, इसके बाद वहां रह रहे करीब 35 बच्चे भी इसकी चपेट में आ गए। इसलिए कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि ऐसी लापरवाही कैसे हुई और बच्चों की सुरक्षा के लिए क्या इंतजाम किए जा रहे हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य सरकारों से भी पूछा कि शेल्टर होम में बच्चों को कोरोना से बचाने के लिए क्या उपाय